किरण देवी के महल जाने की बात सुन कार्तिक डर से भर गया था। उसके इस हाल को देख भैरव को काफी हैरानी हुई। बाबा ठीक ही कहते हैं, इस चुड़ैल ने तुझ पर जरूर कोई जादू किया है। तो इतना डरपोक तो कभी नहीं था। नहीं नहीं भैरव, मैं किरण देवी को लेकर नहीं डर रहा। मुझे पूजा की चिंता हो रही है। मैं सच में उससे प्यार करता हूं भैरव, वैसा ही जैसा तुम यति से करते हो। कार्तिक की बात सुनकर भैरव के चेहरे पर मौजूद गुस्से के भाव अचानक गायब हो गए। अचानक ही उसकी आंखों में यति के साथ बिताए प्यार भरे पल एक साथ उमड़ पड़े। ठीक है, तो बाबा के पास चलो। अब वही फैसला करेंगे कि कैसे तुम्हारे प्यार को पाया जा सकता है, या तुम्हारी जिंदगी में भी सिर्फ तड़प ही लिखी है। कार्तिक भी जानता था कि भैरव का क्या मतलब है, लेकिन उसने भी आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गया। इधर महल में बाबा साहेब कार्तिक का ही इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कार्तिक और भैरव को देखा, वैसे ही तेज कदमों से उनके पास पहुंच गए। बाबा साहेब ने अपने हाथ कार्तिक के सिर पर रख दिए। उसके वापस आने से बाबा साहेब की एक चिंता दूर हो गई थी, लेकिन अब भी उनका मन यति और किरण देवी की चालों में उलझा हुआ था। कहां चला गया था तू? अरे तेरा जी नहीं फटा आपने बाबा को अकेला छोड़कर जाते हुए। अब आ गया है तो कहीं जाने की सोचना भी नहीं। बस अब बहुरिया घर आ जाए, उसके बाद पड़ेगा उस बुढ़िया के मुंह पर चांटा। माफ कर दीजिए बाबा, मैं भटक गया था। मेरी वजह से भैरव ने उसे खो दिया, लेकिन मैं ये सब सुधारना चाहता हूं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तूने कौनो ऐसी वैसी हरकत की तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। अब भैरव के साथ मिलकर वो बुढ़िया, वो किरण देवी की अकल ठिकाने लगानी है और हमारी बहुरिया को वापस घर लेकर आना है। कार्तिक का मन कर रहा था कि वो बाबा साहेब से पूजा के बारे में भी बात करे, लेकिन बाबा साहेब सिर्फ यति की बातें सुन उसने अपना सिर नीचे कर लिया। बाबा मैं जानता हूं आप हर हाल में यति को घर वापस ले आएंगे, लेकिन मेरी पूजा का क्या होगा? आप मुझे तो महल वापस ले आए हैं, लेकिन मेरा प्यार, मेरी पूजा न जाने किस हाल में होगी। न जाने वो जंगल से निकलकर कुछ खा भी पाई होगी या नहीं। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी पूजा की रक्षा करना। कहते हैं प्यार में कुछ भी गलत सही नहीं होता, चाहे आपसे प्यार करने वाले ने आपको कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचाया हो। अगर आप उसे प्यार करते हैं तो आप हर हाल में उसकी सलामती की दुआ मांगेंगे ही मांगेंगे। उसी तरह कार्तिक भी पूजा की सलामती की दुआ मांग रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूजा अपने जाने पहचाने जंगल के रास्ते से किरण देवी के पास आ पहुंची थी। पूजा को लगा था कि किरण देवी उसे अपने सामने देखकर खुश होगी, लेकिन जब उसने किरण देवी के चेहरे पर गुस्से के भाव देखे तो उसने डर से अपनी नजरें नीची कर ली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूल गई का कि हमने तुम्हें किस मकसद से कहाँ भेजा था? माफ कीजिए बड़ी मालकिन, लेकिन मुझे उस भैरव ने पकड़ लिया था। मुझे लगा कि वो मुझे मार डालेगा। मैं अपनी जान बचाकर आपके पास आई हूँ बड़ी मालकिन। जान बचाकर आए हो? कौनो बड़ा महान काम कर दिया। कान खोल कर सुन लो, हमरे मकसद के बिना तुम्हारा कोई महत्व नहीं, समझी? बड़ी मालकिन, मैं आपके मकसद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। चल अब जुबान पर ताला लगा और हमें सोचने दे। किरण देवी की डांट पर पूजा सिर झुकाकर खड़ी हो गई। किरण देवी कुछ सोचते हुए न जाने क्या बड़बड़ाने लगी। तभी पूजा ने किरण देवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। वो समझ गई थी कि किरण देवी अब बाबा साहेब को हराकर ही मानेगी। सुन लड़की, भैरव को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी बनेगी। तुम बस वही करना जो हम कहें। अब जो खेल शुरू होगा उनमें सब कुछ नया होगा। वो बदचलन लड़की तो पहले ही मेरी मुट्ठी में है और अब वो की मदद से मैं भैरव को भी अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। उंगलियों पर।
पूजा ने डर से किरण देवी की बात पर बस हाँ में सिर हिला दिया। किरण देवी के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो शायद फिर से यति की जिंदगी में तूफान लाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ किरण देवी की इन चालों से अनजान यति शहर में अपने ऑफिस लाइफ में बिजी हो चुकी थी। हे यति, याद है ना, आज तुम्हारी रिपोर्ट की डेडलाइन है और तुम अब तक अपने आप में ही खोई हुई हो। थोड़ा मुस्कुराओ यार, दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। अर्नब, तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के रहते दुनिया बुरी हो ही नहीं सकती। जब भी मैं थोड़ी सी भी टेंशन फील करती हूँ तुम मेरा सारा स्ट्रेस दूर कर देते हो। तो मैं तुम्हारा स्ट्रेस दूर कर देता हूँ। पर मैडम, तुमने आज तक मेरा स्ट्रेस दूर नहीं किया। बताओ, कब तक मैं ही बस एक हाथ से ताली बजाता रहूं? अर्नब की बात सुनकर यति बस मुस्कुरा कर रह गई। कहीं ना कहीं वो भी अर्नब के इशारों को समझती थी, लेकिन उसके अंदर का खालीपन कभी भी उसे बहकने नहीं देता था। वो यहाँ ऑफिस आने के बाद भी अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। अर्नब भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि यति के साथ इतना समय बिताने के बाद भी यति उसे अपने दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं मानती थी। लेकिन अर्नब उन लड़कों में से नहीं था जो इतनी जल्दी हार मान जाए। यति को फाइल पर काम करता देख वो धीरे से उसके करीब आ गया। यति, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना। मैं जानता हूं तुम डेडलाइन पूरी नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारी मदद करके डेडलाइन पूरी करवा सकता हूं। हमेशा तो बिना पूछे मेरी मदद कर देते थे, आज मदद करने से पहले पूछ रहे हो? हाँ मैडम, कब तक फ्री में आपकी मदद करता रहूं? सोच रहा हूं आज मदद के बदले में आपसे कुछ मांग लूं। अच्छा, तो आज महाराज को मदद के लिए कुछ चाहिए, तो जरा बताइए आखिर क्या चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी डिनर नाइट। अर्नब की बात पर यति बस एकटक उसे देखती रह गई। वो जानती थी कि अर्नब की ये डिनर नाइट कम बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही होने वाली थी। यति खुद को एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसके सामने जहां एक तरफ उसका अनसुलझा अतीत था, वहीं दूसरी तरफ अर्नब के रूप में एक ऐसा भविष्य जिसे शायद ही कोई लड़की मिस करना चाहे। अर्नब अभी भी यति को ध्यान से देख रहा था। क्या हुआ मैडम जी, इतना क्या सोच रही हो? आप तो इतनी सीरियस हो गई कि मानो मैंने आपको जंग पर ले जाने की बात कह दी हो। अरे, मैं आपको बस डिनर पर जाने को कह रहा हूँ। ठीक है अर्नब, लेकिन मैं तभी जाऊंगी जब मेरी डेडलाइन पूरी हो जाए। डेडलाइन तो चुटकियों में पूरी हो जाएगी यति, बस तुम देखती जाओ। इतना कहते हुए अर्नब तुरंत ही यति के प्रोजेक्ट पर हाथ बटाने लगा और अपने वर्क एक्सपीरियंस की वजह से उसने जल्दी ही उस प्रोजेक्ट को पूरा भी कर दिया था। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने की वजह से यति को अब मजबूरन अर्नब के साथ डिनर नाइट के लिए जाना ही था। वो अर्नब के साथ ही अपने घर आई और जल्दी से तैयार होने लगी। ड्रेसिंग के सामने खड़ी यति आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। अर्नब के साथ डिनर के लिए तैयार होते वक्त उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। शायद ये नए रिश्ते की शुरुआत थी, या शायद अर्नब के साथ बिताए पलों का असर। जो भी था, यति अपने अतीत से दूर जाकर इस पल को जीना चाहती थी। यति, तुम तैयार हो? ज्यादा लेट करोगी तो जानती हो ना, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। आ रही हूँ बाबा, हमेशा मुझे बोलते रहते हो, इतनी सीरियस क्यों रहती हो? अब देखो खुद ही कितने इम्पेशेंट हो रहे हो। यति की बात सुन अर्नब मुस्कुरा कर रह गया। इधर पूरी तरह से तैयार होने के बाद यति ने अपने चेहरे पर एक आखिरी नजर डाली। उसकी आंखों में अभी भी वो उलझन थी जो उसे अक्सर सताती थी। उसने धीरे से क्लच उठाया और अर्नब के पास जाकर उसकी तरफ देखने लगी कि मानो कह रही हो, चलो अब मैं रेडी हूँ। वाह, अमेजिंग। यति ने देखा कि अर्नब उसे बस एकटक सा देखे जा रहा था। हाँ, अब यही कर लो पहले, अब तो रेस्टोरेंट जाने में देर नहीं हो रही तुम्हें? अरे सॉरी, चलो चलते हैं। लेकिन यार, तुम्हें इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए था कि तुमसे नजर ही ना हटे। पता नहीं अब मैं डिनर करूंगा या बस तुम्हें ही देखता रहूंगा। अर्नब की इस बात पर यति झेप कर रह गई। अर्नब ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथों को धीरे से थामा
और उसे लेकर रेस्टोरेंट की ओर निकल गया। इधर यति अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ भैरव यति के बगैर अधूरा और बेचैन था और बस उसे वापस पा लेने के मकसद में लगा हुआ था। वो यति को ढूंढ लेने के लिए निकल रहा था। बाबा साहेब और कार्तिक उसे बाहर तक छोड़ने आए, लेकिन जैसे ही वो सभी महल के दरवाजे पर पहुंचे, वैसे ही वहां का दृश्य देखकर सब चौंक गए। दरअसल महल के सामने पुलिस की 2 जीप खड़ी हुई थी और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वहां महल के बाहर काफी सारे गांव वाले भी मौजूद थे। भैरव, बाबा साहेब और कार्तिक अपने सामने एसपी शेखावत को देख आश्चर्यचकित थे और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें तब लगा जब उन्होंने देखा कि पूजा भी उन पुलिस वालों के साथ थी। ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? और ये पूजा? देख ले कार्तिक, तेरा प्यार कैसा खेल खेल रहा है। आज तक जिस महल के दरवाजे पर कोई सिपाही भी पैर रखने नहीं आया, उसी दरवाजे पर देख ले, तेरी प्रेमिका एक पुलिस टुकड़ी लेकर आ गई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं अभी पूजा से पूछता हूँ। इतना कहते हुए कार्तिक पुलिस की जीप के पास खड़ी पूजा के पास जाने वाला था कि तभी एसपी शेखावत ने उसे वहीं रोकने का इशारा किया और दबंग अंदाज में अपनी जीप से उतरे। बाबा साहब और मिस्टर कार्तिक, हम यहाँ एक सीरियस कंप्लेंट लेकर आए हैं। आप लोगों पर घरेलू हिंसा का केस है। अब तक जो बाबा साहेब एकटक उस पुलिस की टीम को देख रहे थे, शेखावत की बात सुनते ही वो गुस्से में आ गए। घरेलू हिंसा? ये का आरोप लगा रहे हो? हमें सब पता है ये ऊ किरण देवी की चाल है और ये लड़की बनी है ऊ का मोहरा। बाबा साहब, हम यहाँ सिर्फ कानून के तहत अपना काम कर रहे हैं। हमें पूजा ने शिकायत दी है कि उसके साथ आप लोगों ने गलत बर्ताव किया है, उसे घर से निकाल दिया जबकि वो कार्तिक की पत्नी है। अब ये कानूनी मामला है और हमें इसे यहीं पर सुलझाने का ऑर्डर मिला है। एसपी की बात सुनकर भैरव को अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। उसने गुस्से से कार्तिक की तरफ देखा। ये देख कार्तिक डरते हुए आगे आया। पूजा, ये सब क्या है? तुम कानून का इस्तेमाल करके हम सबको फंसाने आई हो? फंसाने नहीं आई हूँ कार्तिक, मैं बस अपना हक मांगने आई हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया कार्तिक। मैं पूजा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि कार्तिक बीच में ही बोल पड़ा। पूजा, धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। तुम्हें सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। तुम्हारा ये नाटक अब समझ में आ रहा है मुझे। तुम सच में किरण देवी के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली हो बस। हे भगवान, तुम्हारे साथ मैंने क्या क्या सपने देखे थे और तुम क्या निकले। मैंने तेरे लिए अपने बाबा तक से जबान लड़ाई। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे। ए, रुको, तुम दोनों मियाँ बीवी अपना झगड़ा बाद में करते रहना। फिलहाल मुझे अपना काम करने दो। मिस्टर कार्तिक, पूजा ने अपना हक मांगा है जो आपको उसे देना पड़ेगा। उसके रहने खाने का खर्चा और एक घर, ये सब देना होगा। अगर आप ये सब यहीं निपटा देते हैं तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि मामला कोर्ट तक गया तो आपके लिए मुसीबत होगी। एसपी शेखावत की बात सुनकर वहां आए हुए गांव वालों के बीच में फुसफुसाहटें तेज हो गई। ये सब कुछ देखकर बाबा साहेब गुस्से में आगे बढ़े। एसीपी, जानत हो कहाँ खड़े हो? अरे कछु नाही कह रहे हैं, ई का मतलब ई नहीं है कि हम पुलिस के दबाव में आ गए हैं। कानून की इज्जत करना जानत है हम, वरना जिस अकड़ के साथ तुम यहाँ आ गए हो ना, उसे तोड़कर ही वापस भेजेंगे। बाबा साहेब, मैं जानता हूँ आप कौन हैं और आप भी ये जान लीजिए कि मैं यहाँ बस अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। अगर आप ये मामला यहीं नहीं सुलझाना चाहते तो ठीक है, चलिए जीप में बैठिए, कोर्ट में ही इसका फैसला होगा। एसपी की इस बात पर अचानक महल के आसपास खड़ी भीड़ में चर्चा तेज हो गई। शेखावत की इस जुर्रत को देख सबके चेहरे सुर्ख हो चुके थे। ठाकुर साहब की इज्जत मिट्टी में मिल गई आज। हाँ, पहली बार पुलिस वालों को बाबा साहेब के महल पर देखा है और वो भी बाबा साहेब को जेल ले जाने की बात कर रहे हैं। एसपी और गांव वालों की बातें सुनकर भैरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी आगे बढ़कर एसपी और उसके सारे सिपाहियों को मार डाले। आखिर कोई बाबा साहेब को कोर्ट में पेश होने की बात कैसे कर सकता है? लेकिन भैरव ये भी जानता था कि अभी कुछ भी गलत कदम उठाना उनके लिए और बड़ी मुसीबत बन सकता है। एसपी शेखावत का दबंग अंदाज और पूजा का शातिर चेहरा दोनों ही उनके सामने
एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे। भैरव एसपी शेखावत को इस तरह से देख रहा था जैसे अभी उसका सीना चीरकर उसे मौत की नींद सुला देगा। लेकिन तभी बाबा साहेब धीरे से आगे आए और उन्होंने भैरव के कंधे पर हाथ रख दिया। ना भैरव ना, तू पुराने भैरव की तरह नहीं। अब इन सब से ऐसे निपटना है जैसा तुझे जयराज ने सिखाया है। काहे से पुलिस, हकीम और वकील से दूर रहने में ही भलाई है। बाबा साहेब की बात सुनकर भैरव ने धीरे से अपनी मुट्ठियां खोल दी और एसपी शेखावत के सामने चला गया। ठीक है, हम ये सब यहीं सुलझा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आखिरी बार है। अगली बार अगर पूजा या किरण देवी ने कुछ भी गलत किया तो मैं खुद कानून अपने हाथ में लूंगा। ये सब अब बाद की बात है मिस्टर भैरव, लेकिन फिलहाल के लिए इस मामले को सुलझा लीजिए। एसपी की इस बात पर भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर उसका नरम लहजा देख गांव वालों के बीच फिर से चर्चाएं शुरू हो गई। बाबा साहेब भी अपने गांव वालों की बातें ध्यान से सुन रहे थे और फिर अचानक न जाने उन्हें क्या सूझा कि वहां मौजूद गांव वालों को घूर घूर कर देखने लगे। ये का लगा रखा है? आप सब जानत हो कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, और आज ये जो भी हो रहा है ये भी एक चाल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस समय में आप सब हमारा साथ देंगे। बाबा साहेब की बातें सुनते ही गांव वालों के बीच हो रही फुसफुसाहट अचानक से शांत हो गई। इधर एसपी शेखावत बाबा साहेब के इस प्रभाव को देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे। बाबा साहेब, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए यह कितना मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए इस मामले को यहीं सुलझाने से आपका और मेरा दोनों का फायदा होगा। कार्तिक ने जो गलती की थी उसका अंजाम यही है कि पूजा को उसका हक मिलना चाहिए। आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि उसे कोई नुकसान न हो। ठीक है एसीपी साहब, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमसे एक वादा करना होगा कि सब कुछ कानून के हिसाब से ही होगा। कौनो पक्षपात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बाबा साहेब, हम यहाँ कानून के मुताबिक चलेंगे। भैरव, कार्तिक और बाबा साहेब ने मिलकर फैसला किया कि वो पूजा के मामले को यहीं सुलझा लेंगे ताकि और कोई परेशानी ना हो। हालांकि भैरव के मन में अभी भी बस एक ही बात थी और वो थी यति को वापस लाना। लेकिन अब ये कानूनी खेल उनके रास्ते में आ गया था। बाबा साहेब के फैसले को सुन वहां मौजूद गांव वालों की भीड़ भी धीरे धीरे छटने लगी थी। एसपी शेखावत भी मुस्कुराते हुए बाबा साहेब और भैरव के पास आ बैठे। तो बाबा साहेब, आप पूजा को एक और घर और उसके रहने खाने का खर्चा देने को तैयार हैं? बाबा साहेब शांत नजरों से कार्तिक को देखने लगे। इस पर कार्तिक ने अपनी नजरें झुका ली। तभी भैरव ने जवाब दिया, हाँ एसपी साहब, हम तैयार हैं। भैरव की बातें सुन वहीं खड़ी पूजा के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये बाबा साहेब इस भैरव की ताकत पर बड़ा घमंड लिए फिरते थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आएगा कि दिमाग के आगे ताकत कुछ भी नहीं, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब ये दिमाग किरण देवी का। इसमें कोई शक नहीं था कि किरण देवी ने पूजा और एसपी शेखावत को यहां भेजा था, और देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो किरण देवी का यह प्लान पूरी तरह से कामयाब भी हो गया था। पूजा अपने प्लान पर खुश थी। तभी भैरव ने उसे देखते हुए कड़क आवाज में कहा, पूजा अभी मुस्कुरा लो, लेकिन तुमने जो किया है उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भैरव, तुम जितना चाहे मुझे डराने की कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। कानून अब मेरे साथ है। मैं यति की तरह कोई भोली भाली गाय नहीं जो तुम जैसा चाहो वैसा करो। देखो, आज यति यहाँ नहीं है, पता नहीं वो जिंदा भी होगी या नहीं, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ और जो भी हो रहा होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो भैरव, सिर्फ तुम। पूजा से यति का जिक्र सुन भैरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन तभी बाबा साहेब ने उसके कंधे को दबाते हुए उसे बैठे रहने का इशारा किया। एसपी ने भी तभी एक पेपर उन लोगों के सामने रख दिया। लीजिए बाबा साहेब, इसमें आप तीनों साइन कर दीजिए, जिसमें लिखा है कि आप महल के सामने वाली ये इमारत पूजा के नाम कर रहे हैं
और हर महीने पूजा का खर्च चलाने के लिए 10,000 रुपए महीने भी देंगे। एसपी की बात पर बाबा साहेब ने बिना कुछ कहे उन पेपर्स पर साइन कर दिए। वहीं भैरव उन पेपर्स पर साइन करते हुए गुस्से से कार्तिक को देख रहा था। कार्तिक, देख लो जो तुम्हारी एक गलती के कारण आज क्या हो रहा है। प्यार करने किसने रोका था तुम्हें, लेकिन एक बार परिवार का तो सोच लेते। वैसे ही हम कितना कुछ खो चुके हैं। अब हम सबके होते हुए बाबा को ये दिन देखना पड़ रहा है। भैरव, मुझे माफ कर दो। मैं कहां चुल्लू भर पानी में मर जाऊं। क्या हो गया ये मुझसे? पूजा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे मेरे ही परिवार वालों के खिलाफ हथियार बना लिया। भैरव कार्तिक के दुख को समझ रहा था। वो उसकी पीठ पर हाथ भी फेर रहा था, लेकिन कार्तिक के दिल में अभी भी पूजा के लिए फीलिंग्स मौजूद थी। शायद इसी वजह से उन पेपर्स पर साइन करते हुए कार्तिक ने मुस्कुराकर पूजा को देखा था। एसपी शेखावत ने इस वक्त के लिए तो पूजा के मामले को सुलझा दिया था, लेकिन भैरव, कार्तिक और बाबा साहेब के मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? किरण देवी का अगला कदम क्या इससे भी भयानक होने वाला था? आपके सहयोग और मदद के लिए धन्यवाद बाबा साहेब। उम्मीद है आप अपने वादे पर कायम रहेंगे। एसीपी साहब, हमने सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे पर ही किया है, और आपको भी ध्यान में रखना होगा कि यहाँ कोई कानून का गलत फायदा ना उठाए। बाबा साहेब की बात सुन एसपी शेखावत, पूजा और अपनी टीम के साथ वहां से चले गए। किरण देवी से अपनी पहली हार का सामना करने के बाद बाबा साहेब का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन भैरव के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही उदासी छाई हुई थी। बाबा, अब मैं यति को ढूंढने जाऊंगा। किरण देवी ने जितनी चालें चलनी थी वो चल चुकी। अब उसे हराना जरूरी है, और किरण देवी को हराने के लिए जरूरी है यति का यहां होना। तू सही कह रहा है भैरव, इस बार हम तुझे रोकेंगे नहीं। अब तुम्हारा अगला कदम ही हमारी जीत है। तू जा और बहुरिया को वापस ले आ। वो किरण देवी को शिकस्त देने के लिए यति की ही जरूरत पड़ेगी। इसके बाद भैरव यति की खोज में उसी वक्त अपने महल से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ यति अर्नब के साथ एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर का आनंद ले रही थी। यति को अर्नब का किया हुआ मैनेजमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। उसने यति को इम्प्रेस करने के लिए पूरे रेस्टोरेंट को ही बुक कर लिया था। रेस्टोरेंट में एक म्यूजिक टीम सॉफ्ट म्यूजिक बजा रही थी। अर्नब ने माहौल को पूरी तरह से रोमांटिक बना रखा था। ये बहुत खुश लग रही है, यही सही वक्त है, मुझे इसे प्रपोज कर देना चाहिए। खुद से इतना कहते हुए अर्नब ने अपने ब्लेजर की जेब में हाथ डाला। वो यति को प्रपोज करने के लिए अपने साथ एक गुलाब का फूल और एक डायमंड रिंग लेकर आया था। अब जरूरत थी तो उसे बस अपने घुटनों पर बैठकर अपने दिल की बात कहने की।